बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर आज बहुत दिनों के बाद मैं कहूँगा उसमें दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। लेकिन टॉपिक कोई, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, कोई खास टॉपिक मैंने नहीं रखा, जनरल एक डिस्कशन है। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बहुत सारे इश्यूज के ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे बीच में बहुत सारे गिले शिकवे रहते हैं, उनके अपने होते हैं, हमारे अपने होते हैं। हमारी तरफ से कश्मीर का नाम लिया जाता है, वो ये बात करते हैं कि हम लोग कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर बातचीत चल रही होती है। अभी क्योंकि चाइना भी पीछे जा चुका है, ये भी एक बड़ा इशू था और इसकी एसोसिएशन इस तरीके से पाकिस्तान से बनती है कि पाकिस्तान और चाइना के आपस में बड़े ताल्लुकात है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा कि चाइना बैठ गया है और उनका कुछ मतलब सेटलमेंट हुई है हिंदुस्तान के साथ। हालांकि होनी चाहिए तो, और होना भी यही था एट द एंड, बेशक जितना मर्जी झगड़ा होता। और मेरे ख्याल में किसी दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भी ये चीज होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि एंड हर चीज का जितना मर्जी मतलब 10 साल चले, 20 साल चले कोई चीज, लेकिन उसके बाद एंड होना होता है और उसको टेबल पे आना होता है। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को आप जानते हैं, हिंदुस्तान से रोहित शर्मा भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान से केसवर क्लासरा साहब आपके जाने पहचाने हैं। आप पाकिस्तान के चैनल्स पे तो शायद कम, लेकिन हिंदुस्तान के चैनल्स पे आप इनको बहुत देखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को थैंक यू कहूंगा, शुक्रिया कहूंगा ज्वाइन करने का सर। थैंक्स। अच्छा क्लासरा भाई, हमारे मैंने ये फॉर्मेट रखा हुआ है कि जो हमारा सरहद पार से मेहमान होता है हम स्टार्ट उनसे ले लेते हैं। नहीं, बहुत बेहतरीन बात है। तो रोहित भाई से बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं रोहित जी। मसले चल रहे होते हैं कश्मीर के हवाले से। एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने दी हुई है कि वहां पर 370 जब हटाया गया और ये सारी चीजें जब हुई तो वहां पे मतलब जो सलूक है, जो बिहेवियर है वहां के लोगों के साथ, वो अच्छा नहीं है। आप मतलब उनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज देख सकते हैं। मैंने कहा आपसे पूछूंगा क्योंकि ये खबरें तो आती है पाकिस्तान, मतलब इसके ऊपर पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, ये पॉलिसी का हिस्सा है फॉरेन पॉलिसी का, कि उसके ऊपर बात करनी है। क्लासरा साहब भी मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस को वो करते रहते हैं, कवर करते रहते हैं, तो इनसे भी पूछेंगे क्योंकि ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे जाता है, मेरा तो बहुत कम जाना होता है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि हमारी वो एक पॉलिसी है, लेकिन क्या हकीकत है इस चीज के ऊपर। जब 370 हटाया गया, ये सारी चीजें हुई, तो वहां पर बकौल हिंदुस्तानी हुकूमत के और आपके मीडिया के क्या हालात अच्छे हैं, लोग खुश हैं। इस तरह की चीजों का आने का मकसद क्या है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये बात आई है। पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लूं क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान ने यही ही बात करनी है। देखिए, यूएन की तरफ से आई है तो इंडिया ने ये भी बोला कि यूएन का स्टेटमेंट इज डिप्लोरेबल। ये भी बोला कि वो यहाँ आ करके एक बार देखें, तब उन्हें पता चलेगा। हम लोग एज वी आर टॉकिंग, यूरोपियन यूनियन और दूसरे कंट्रीज के कुछ 23 एनवॉयज इस समय जम्मू एंड कश्मीर में हैं। कल कश्मीर में थे, आज जम्मू रीजन में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलेंगे, जम्मू रीजन में मिले। कल वो गांदरबल गए थे, कल वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में एक जगह, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में गए थे। अभी हाल में मोर रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं डीडी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, डीडीसी के, उनके रिप्रेजेंटेटिव से वो मिले थे। तो ऐसा कोई रिपोर्ट आई नहीं कि जिसमें ये बोला गया हो कि वो कोई ऐसा इस तरीके जो यूएन ने बोला उस तरीके की कोई रिपोर्ट हमारे एनवॉयज ने नहीं बोली कि किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने ये ऐसा बोला हो। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेयर ऑफ श्रीनगर और दूसरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उन सब ने यही बोला कि वी आर डेवलपिंग, हम लोग डेवलपमेंट पे हमारा फोकस है, हम कश्मीरी लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इट विल बी नाइस दैट वी कैन वर्क। और ये भी बहुत उन्होंने खुशी जाहिर की कि यूरोपियन यूनियन और दूसरे कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड अफ्रीकन कंट्रीज, उनके एनवॉयज कश्मीर में आए तो हम लोग उनसे मिल पाए। दिस वाज द थर्ड सच डेलीगेशन। 2 डेलीगेशन स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में लास्ट ईयर चले गए थे। इस साल उसके बाद से अब तक कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, अब दोबारा शुरू हुआ है। शायद आई थिंक देयर गोइंग टू बी सम मोर, बट देन
एक्चुअल विजिट जिसने की है वो साफ दिख रहा है कि क्या पोजीशन है। तो ये यूएन की रिपोर्ट जो है उस पर गवर्नमेंट पहले ही रिएक्ट कर चुकी है, इट्स डिप्लोरेबल। ओके अच्छा क्लासा भाई, आप कवर करते हैं फॉरेन ऑफिस को बहुत दफा, बल्कि कल भी ये जो जिस डेलीगेशन की रोहित साहब ने बात की है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह के डेलीगेशन जो है एक ड्रामा होता है। इस तरह की मैंने कुछ मतलब लोगों को देखा कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है उसके सामने कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन थे, उन्होंने प्ले कार्ड्स वगैरह उठा के रखे हुए थे। आप जाते हैं फॉरेन ऑफिस और वीकली मतलब हर जुमेरात के दिन उनकी एक ब्रीफिंग होती है और उसमें ये मुद्दा तकरीबन हर हफ्ते उठाया जाता है। आपको क्या नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ये, और था पहले से 70 सालों से है, लेकिन क्या कोई शिफ्ट आया है, कोई चेंज आया? आपको कैसे, मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि क्या नजर आ रहा है आपको? यूसुफ जई साहब, बहुत बड़ा शिफ्ट है पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के ऊपर। अगर आप मुझसे ये बात पूछें तो आपको मैं एक हफ्ता पहले पीछे मैं लेके जाऊंगा। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां पे गए मुजफ्फराबाद में, उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने मेरे से ढेर सारे लोगों को बड़ा सरप्राइज दिया। हम बिल्कुल जानते हैं 1947 पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और डे वन से कश्मीर उनका बड़ा इंटेग्रल हिस्सा रहा है, अभी तक भी ये लोग क्लेम करते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि हम वहां पे जाते हैं, कवर इनको करते हैं, और ये भी एक्सपेक्ट है कि जब भी इनकी ओपनिंग स्टेटमेंट होती है वो कश्मीर से ही होती है। और अगर इस पॉइंट को देखें तो वाकई एक ही लाइन पे चल रहे हैं और सिंस 1947। लेकिन मुझे इमरान खान साहब की जो स्पीच है एक हफ्ते पहले को उन्होंने बड़ा परेशान किया है। उन्होंने वहां पे डेफिनेटली आपने भी उनको मॉनिटर किया होगा, नोट किया होगा, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट कश्मीर या फिर पाकिस्तान या फिर इंडिया। और एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जब ये बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो भी ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपने पाकिस्तान के आना है तो भी आपकी मर्जी है, और इंडिया के साथ जाना है तो भी आपकी मर्जी है। और मेरी हामिद मीर साहब के साथ भी गपशप हुई थी इसके ऊपर, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कॉलम में लिखा था, उन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान साहब एक ये बात इंडिपेंडेंस की कह रहे हैं कि अगर किसी और बंदे ने ये बात की होती तो उनके ऊपर गद्दारी का ठप्पा जो मेरे जैसे लोगों के ऊपर लगता रहता है कि आप इंडियन, वो माँ बहन हमारी एक कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो लग जाता। लेकिन बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हम उनको माने, उनकी शख्सियत को ना माने, लेकिन पाकिस्तान में 65% जो लोग हैं वो उनको अभी तक भी उनको पूजते हैं। अब रोहित शर्मा जी, पूजने का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो गॉड हैं। और इमरान खान की ये स्टेटमेंट, मुझे तो उन्होंने काफी परेशान किया है कि एक प्राइम मिनिस्टर इमरान एक ऐसे मुल्क का जो उसको कश्मीर, जो उनकी इंटेग्रल, वो कहते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी पे प्रायोरिटी नंबर 1 है, और वहां पे आप एक जाके एक फ्लोट कर रहे हैं, एक आइडिया फ्लोट कर रहे हैं, जो कि पहले अगर इस किस्म की कोई भी बंदा बात करता वो गद्दारी के जुमरे में आता था। तो ये एक चीज, ऐसी चीज जो उन्होंने एक सिग्नल छोड़ा है, एक इंडिपेंडेंस वाला, तो उससे मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई इब्तदा होना शुरू हो गई है कि आया के कश्मीरों के ऊपर वो भी एज इतना कोई पाकिस्तान का जिस तरह क्लेम करते थे कि पूरी दुनिया के इन्होंने सप्रेस करके रखा हुआ है, अब इन्होंने प्रेशर रिलीज किया है, नो दिस इज अप टू द कश्मीरीज कि उन्होंने क्या करना। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अगर ये इंडिया की तरफ से आती फिर भी शायद हम उनको लाइट ले जाते, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उससे आई तो एक बहुत बड़ी बात थी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा, जो आप फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग की या फॉरेन ऑफिस की बात कर रहे हैं, वहां हम देख रहे हैं कि उनकी जो भी डेलीगेशन के साथ मीटिंग हो, वो यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, या इवन के वीकली ब्रीफिंग, उसके ऊपर इब्तदा भी वहीं से होती है, इख्तिताम भी वहीं पे होता है। वहां हमें कुछ झोल नजर नहीं आ रहा। लेकिन इमरान खान की जो स्पीच थी उसने हमें वाकई एक थोड़ा सा एक ऐसा हिंट दिया है जिसपे हम मजबूर हुए कि शायद पाकिस्तान जो है पॉलिसी चेंज कर सकता है अगले 4, 5, 6 महीनों में। ये मुझे एक इंप्रेशन आया, और इसके ऊपर कोई खास डिबेट नहीं हुई जो मैं उनको यहाँ पे कोट कर सकूं। दूसरा जो लास्ट पॉइंट जो मैं समझ रहा हूँ, पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई खास सपोर्ट इंटरनेशनली अभी तक मिली नहीं है, आप एग्री करें या ना करें। मसलन आप सऊदी अरेबिया का रिस्पांस देख लेते, आप यूनाइटेड अरब अमेरिक्स का रिस्पांस देख लें, सिवाय तुर्की और उसके बाद मलेशिया के कोई ऐसा कोई मुल्क है नहीं
जो पाकिस्तान के साथ ठोक बजा के खड़ा हो, चाइना को एक साइड पे कर दें फिलहाल, जो इनके मौकफ की मुकम्मल तौर पे हिमायत कर रहा हो। हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में कि ये पाकिस्तान की पूरी कोशिश के बावजूद ऐसा हो नहीं पाया। अब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, अगर उनकी बात करते हैं तो वो तो एक एजेंडे के ऊपर है। कश्मीर उनका प्रायोरिटी नंबर 1 है। जब तक ये मामला नहीं हो सकता तब तक इंडिया और पाकिस्तान के तो मामलात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक हिंट दे के हमें थोड़ा सा परेशान जरूर किया है। फखर, बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब। अच्छा रोहित जी, आपने बातें सुनी। क्लासरा साहब बड़ी क्लियर कट बातें करते हैं। मैंने जब भी इनको सुना है तो ये वो नहीं रखते कि यार अगर पाकिस्तान की बात है तो सिर्फ मैं मतलब जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैंने उस चीज को करना है, किसी तरीके से छुपानी है उस चीज, क्योंकि छुपाई तो नहीं जा सकती, लेकिन हम कोशिश शायद करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त करने की कोशिश करते हैं यहाँ पाकिस्तान में कि यार ये, इन्होंने बड़ी क्लियर कट बात की और कोटली वाली बात की। गालिबन 5 फरवरी को इमरान खान साहब ने वहां खिताब किया, तो और इस खिताब पे कुछ लोगों ने इसको नोटिस किया, बाकी ज्यादातर लोगों ने बात नहीं की। और उन्होंने एक बात की कि अगर मैं या क्लासरा साहब ये बात करते तो हमें कहा जाता कि इन्होंने यकीनन अब कंफर्म पैसे लिए हुए, कहते ये लिफाफे हैं। हालांकि हमारे यूथियाज जो है ये चीजें कर रहे होते, लेकिन फखर जस्ट अ मिनट, हैंग ऑन प्लीज। लिफाफे नहीं, अब जब ट्विटर देख ले, फेसबुक देख ले, वो लिफाफे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, वो गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि आप गद्दार है, आपने माँ बहन बेच दी है और मुल्क को बेच दिया है। और ये एक प्रॉब्लम है, हम फेस कर रहे हैं। बट रियलिटी, मैंने खुद से बात नहीं की, ये इमरान खान साहब को हमने कोट किया है, उससे मुझे थोड़ा सा हिंट लगा है कि शायद कोई पॉलिसी चेंज हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल क्लास साहब, बिल्कुल आपकी मैं मतलब देखता हूं और मैंने देखा हुआ है कि मतलब जो भी लोग ऐसी बात करते हैं तो उनको बहुत गालम गलोच और ये चीजें होती है। रोहित जी, एक बात हो रही है उस यूनाइटेड नेशन के, उसके ऊपर मैं ये बात नहीं करता कि हिंदुस्तान ने उसको कैसे लिया, मैं वो चीजें कर रहा हूं। उन्होंने वहां पे डोमिसाइल लॉ की बात की है, वहां पे ये कहा गया कि रोजगार के मौके उस तरीके से नहीं दिए जाते, उनको रोका जाता है और उनकी जो पॉपुलेशन है, जो रेशो है, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताइए, ये तीनों चीजें, क्योंकि डोमिसाइल लॉ तो आ चुका है, पिछले साल गालिबन अप्रैल में आया था, बाकी चीजें रोजगार के हवाले से जो मौके हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन दोस्तों से सुना, उन्होंने कहा कि पहले हमें वहां राइट ही नहीं था, हम जा ही नहीं सकते थे, मतलब ना कोई घर बना सकते थे, ना कुछ कारोबार कर सकते थे, और उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी खराब हो रही थी कश्मीर की। अब क्या आपको नजर आ रहा है इसके बाद? रोहित जी, देखिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन आप रहा मुझे हूं। सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज हमें आ रही है। हाँ, तो रोहित जी हम आपको सुन रहे हैं, प्लीज। बात कुछ ऐसी है कि आ रही है ना? हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि सुन पा रहे हैं ना? फाइन फाइन। आई डोंट नो मेरे पास क्यों कट कट के आपकी आवाज आ रही है बार बार। रोहित जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे तो क्लियर आ रही है। यू प्लीज कंटिन्यू। जो पहली या एक मिनट, आप कलासरा साहब से कीजिए, मैं एक बार नेट बताता हूं अपना। जी जी, आप अगर डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन लीजिए। मैं जी जी, ओके ओके ओके, हम प्लीज आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। अच्छा जी, यूसुफ जई साहब, मैंने आपका क्वेश्चन सुना है, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। इंडियन दोस्तों से ये सवाल वैसे बनता भी है, हमारी साइड से या कोई भी दुबई से या यूनाइटेड स्टेट से, जिस तरह एक ग्लोबल कम्युनिटी है, ये क्वेश्चन उनसे किया जाना चाहिए। मैं इसको छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। हमारा यहाँ पे मरी हिल्स हैं, वहां पे लोकल जो वेंडर्स हैं या लोकल जो कारोबारी हजरात हैं, उनको भी एक लॉ के थ्रू उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ढेर सारे वो सहूलतें देके उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आपने ये चीजें करनी है जो कि बाहर से लोग आकर यहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब रावलपिंडी से या लाहौर से या मेरे पिंड से। तो उनको एक किस्म का बैलेंस है। जो आपका क्वेश्चन है वो मैं रोहित जी से जरूर सुनना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 के बाद वहां पे जो चीजें हम भी ये सुन रहे हैं कि वहां पे जुल्म सतम की दास्तानें हुई है। मसलन आप उससे पहले जमीन नहीं ले सकते थे, दिल्ली से बैठा हुआ शख्स, मुंबई से बैठा हुआ, तो अब वहां पे जाके आप घर भी बना सकते हैं। और दूसरा, अब आप वहां पे जाके उनके सिटीजन हो सकते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है।
अगर इस किस्म का वाकई लॉ यही है जिसकी इंटरप्रिटेशन मीडिया ने की है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत बड़ी बात है, और उससे जो पॉपुलेशन का एक तनासब है वो चेंज हो सकता है। पॉपुलेशन का तनासब चेंज होता है, देन एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। तो मेरा ख्याल है कि रोहित जी अब गालबन आप कनेक्ट हो गए। जी बिल्कुल, मैं आगे भी उनसे सुनना चाहूंगा कि ये इनके अपने जो वो हैं व्यूज उनके मुताबिक क्या है, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो हम सुनना और देखना और इनको पढ़ना चाहते हैं इसके मुताबिक। जी रोहित जी। एक चीज, मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, क्या मैं लंदन में मकान खरीद सकता हूँ? क्या मैं यूएसए में खरीद सकता हूँ? क्या मैं कनाडा में खरीद सकता हूँ? बहुत क्लियर वर्ड्स में। तो मैं कश्मीर से क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, मेरे बहुत सारे खरीद सकते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब खरीद सकते हैं तो फिर तो कोई भी खरीद सकता है वहां पे। पैसा होना चाहिए, खरीद सब सकते हैं। सही बात है। देखिए ये चीज, ये आप पूरे यूरोप में कहीं भी मकान खरीद सकते हैं, और ये चीज उनके फेवर में है, हमारे फेवर में नहीं है। इंडियंस जितने भी जाके लंदन में मकान खरीद रहे हैं, या पाकिस्तानी जितने भी जाके लंदन में मकान खरीद रहे हैं, एक आपका 100 गज का जमीन का टुकड़ा, उसके लिए आप उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देते हैं, तो उसके पास तो फ्री क्या है यार? एक टुकड़ा है जो कि आप मरने के बाद उसे दे जाओगे, या आपका बेटा रह लेगा वहां पे, फिर कमाएगा, खाएगा, अपना काम करेगा, सिटीजन बन जाएगा। उसके पास 4 मिलियन 3 मिलियन डॉलर्स फ्री क्या है? राइट? वो लोग खुद इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ऐसे हमारे पास 25-30 आ गए ग्राहक इंडिया से, तो आपके 30 मिलियन डॉलर्स आपके फ्री क्या है भाई? 10 भी आए 30 मिलियन डॉलर फ्री के। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, बल्कि वो कोई स्कीमें भी मुतारफ कराते हैं कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप भी मुतारफ कराते हैं, आपकी बात ठीक है। बिल्कुल, 9 लाख डॉलर पे, 9 लाख डॉलर पे, ठीक है। वैसे 3 लाख 4 लाख डॉलर में आराम से मिल जाता है। 3 लाख 4 लाख डॉलर में एक मकान मिल जाता है आपको वहां पे कहीं आउटस्कर्ट्स में। अब अगर आप सेंटर में आते हैं तो वो मिलियन में पहुंच जाता है। सपोजिंग आपने आउटस्कर्ट्स में ही खरीदा, आपके पास से पाकिस्तान से 10 लोग गए, तो 30 लाख डॉलर पहुंच गए। 3 लाख डॉलर के हिसाब से छोटा मकान, 4 लाख डॉलर के हिसाब से 40 लाख डॉलर मिल गए उनको। ये चीज मैं यहाँ पे बैठ करके किसी और कंट्री का खरीद सकता हूं, तो मैं कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकता भाई? और वह पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर जो है, वो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो नहीं खरीद पा रहे, क्यों भैया? ऐसा क्या किया है कश्मीर ने? क्या वो जन्नत है? क्या वो अल्लाह का घर है? क्या वो कुरान में लिखी हुई ऐसी मुकद्दस जगह है जहां कोई हम नहीं जा सकते? हम कोई बहुत बड़े पापी आदमी हैं? ऐसा हमने क्या किया? या वो वेदों में लिखी हुई कोई जगह हो जहां पे भगवान रहते हो? रोहित जी हैंग ऑन। द क्वेश्चन इज, हम ये नहीं कह रहे, अब बात ये हो रही है कि 370 से पहले जो हमें इंटरप्रेट किया गया है कि वहां पे कुछ रूल्स ऐसे, रेगुलेशन ऐसे थे कि 370 आर्टिकल के जब वहां पे इम्प्लीमेंट था, तो उससे पहले आप ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब इसको लिफ्ट किया गया तो उसके बाद ये वहां पे हो गए। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप वहां पे जा नहीं सकते, आप भले सारा हिंदुस्तान वहां पे पहुंच जाए, लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस? 370 से पहले नहीं कर सकते, उसके बाद ये अब क्यों होना शुरू हो गया? आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई, या मैं सिर्फ क्लैरिटी मुझे नहीं हो रही, वो थोड़ा सा सुनना चाह रहा हूं। सेम पॉइंट हियर। मैं उसी पे बात कर रहा था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो थे, उनका एक क्लॉज था कि वहां पे उनके एरिया में कोई भी बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। वो टारगेट किया था उन्होंने ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने इसी वजह से श्रीनगर की डल लेक में, क्योंकि वो जमीन नहीं खरीद सकते, इसलिए हाउस बोट बनाई थी कि हम लोग हाउस बोट में रह लेंगे। हाउस बोट हमारी भी और जमीन भी नहीं गई, राइट? इससे महाराजा को भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाउस बोट का आज जो रेंट है वो 5 स्टार होटल के बराबर है, उससे कम नहीं है। जब बात ये हुई कि जब वो कश्मीर जो इंटीग्रेट हो गया 2 कंट्रीज में, उसकी करेंसी दूसरे कंट्री की यूज कर रहा है, दूसरे कंट्री के डिफेंस यूज कर रहा है, दूसरा कंट्री उसमें डेवलपमेंट कर रहा है, पूरा राशन कश्मीर के पास क्या है राशन के लिए? कश्मीर की अपनी इकोनॉमी कितनी बढ़िया चल रही है, अफगानिस्तान उससे ज्यादा सुंदर है। अफगानिस्तान जो है वो कश्मीर से ज्यादा सुंदर है, कितना बर्बाद हो चुका सबको पता है। कुछ ऐसा ही कश्मीर अगर बर्बाद होना चाह रहा हो तो उसकी मर्जी है। जहां तक बात है 370 जो था उसमें ये मेंशन था सेम चीज कि कोई भी इंडियन वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता। वो आके खरीद सकता है इंडिया में, कश्मीरी इंडिया में आके जमीन खरीद सकता है,
मकान खरीद सकता है। इनके सेपरेटिस्ट लीडर्स जो हैं सबने आके तो जमीन खरीदी हुई, सबने यहाँ पर मकान खरीदे हुए, राइट। तो अब हम लोगों ने ये प्रोविजन हटा दिया, भाई हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर वो हम हमारे यहाँ आके खरीद सकता है तो हम भी खरीद सकते हैं ना यार उनके पास। वो यहाँ आके पढ़ते हैं, हम भी उधर जाके पढ़ें, हम भी उधर जाकर के कुछ करें। तो ये हम पैरिटी पे लाए हैं। अब पाकिस्तान अपने साइड ऑफ कश्मीर को नहीं पैरिटी पे लाना चाहता, तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, नॉट आवर्स। और जहां तक बात जो प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, जिन्होंने ऑफर दी थी और ये भी बोला था कि कश्मीर अगर आजादी चाहता है तो वो अपनी दे दे, या उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया था मेरे हिसाब से। अगर ये क्लासवा साहब बेटर बताएंगे, मुझे जो जितना पता है उस हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर आजादी चाहता है तो आजादी ले ले, पाकिस्तान के साथ आना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ आ जाए, इंडिया का नाम नहीं लिया था उन्होंने। तो ये एक स्टैंड जो उनका था, इसी इसमें इंडिया का स्टैंड ये रहा है कि कश्मीर हमारा है, राइट। और उन्होंने अपनी तकरीर में ये नहीं बोला कि भाई इंडिया के साथ आना चाहते हो तो इंडिया के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो पाकिस्तान के साथ जाओ। और उसी तकरीर में उन्होंने इंडिया से बोला कि वी वांट गुड रिलेशंस, हमें टॉक्स चाहिए। तो ऐसे में कैसे टॉक्स होती? तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने बता दिया। इट वाज ऑफ ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल ये जो हम लोगों ने कश्मीर में किया, अभी हम लोगों के सामने, और वो हमारा डेलीगेशन आज वापस आ जाएगा। डेलीगेशन का रिएक्शन बहुत अच्छा है। अब तक जो आपको रिएक्शन मिल रहा है, कश्मीर जो एनवॉयज हैं वो बोल रहे हैं कि वी हैव सीन हाउ डेमोक्रेसी इज वर्किंग देयर एंड इट इज अ गुड जॉब। तो उन लोगों को वहां पे कोई एट्रोसिटी नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा। यूएन की जो फाइंडिंग है यूएन देखे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज रोहित जी आपसे भी पूछूंगा, लेकिन क्लास साहब, एक मतलब कुछ दिन पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे राब्ता किया, मतलब जो कश्मीर से ताल्लुक है उन लोगों का, श्रीनगर में रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में वो लोग रहते हैं। उन्होंने खैर मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए मुझसे, तो उनको मैंने कहा कि यार ये प्लेटफॉर्म जिस तरह आप अगर लोग देखते हैं कि इसके ऊपर बैठे होते, तो मैंने कहा आप भी आ सकते हैं। मैंने कहा कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी बात कर लें और उन लोगों के साथ बैठ जाएंगे जो आप देखते हैं और जो जिनसे आप सवाल करना चाहते हैं, मैं उनके साथ मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि आपको बिठा दूं। मुझे यकीन करें, जितने लोगों ने मैसेजेस किए, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मतलब पहले उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप क्या चाहते हैं कि हम मर जाएं। मैंने कहा मैं क्यों चाहूंगा भाई, कि आप मतलब इसमें मरने मारने वाली कोई बात नहीं। आपने सवाल किया तो मैंने कहा कि बेहतर यह था कि आप उन कंसर्न बंदे से डायरेक्ट कर लें जिनसे आप करना चाहते हैं। मैं तो कर लूंगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो ज्यादा वो वैलिड क्वेश्चन होगा कि आप वहां से बिलोंग करते हैं, श्रीनगर में रहते हैं या जिस भी एरिया में कश्मीर के रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम डरे हुए हैं, हमारे अंदर एक खौफ है। ये खौफ क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं। और ये सवाल मैं रोहित से करूंगा, लेकिन क्लास साहब आप भी क्योंकि कवर करते रहते हैं चीजों को, तो इसलिए आपसे भी ये कह रहा हूं कि ये खौफ क्यों है। वो कहते हैं कि यूसुफ जाई साहब, इस $1 मिलियन क्वेश्चन कि अगर वहां से जिस जो यार दोस्त आपको कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज बैड ओवर देयर। अब आप जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के, मैं तो बिल्कुल ही डिप्लोमेट नहीं हूँ। जो चीजें देखते हैं हमने रिपोर्ट करना है यार, जिनकी मौत खुदा के हाथ में होता है। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि यार दोस्त जो इंडिया से कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो भले हो या ना हो, लेकिन हम बड़ी दुबंग बातें करते हैं जो चीज रिपोर्ट करनी होती है। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, आप ये देखें कि अगर वहां पे एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, तो फिर 10 लाख फौज वहां पे किस लिए बैठी हुई है? मुझे आप ये बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब नो हार्ड फीलिंग्स, जो मैं समझना की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटे से खित्ते में आपको 10 लाख फौज रखने की क्या जरूरत पड़ गई? पहली बात, रोजाना प्रोटेस्ट वहां पे क्यों होते हैं? सेकंड बात, फिर आपको आर्टिकल 370 को हटाने की जरूरत क्यों हुई? रोही जी से बड़ी माजरत के साथ, अगर आप ये सोचना शुरू हो रहे हैं कि अगर वो दिल्ली में उनके मकान हैं, सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं या कोई वेल ऑफ फैमिलीज हैं कश्मीर की, उनके दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में अगर घर शर हैं, वो ले सकते हैं, तो ये लॉ पहले कहाँ पे था? आपको इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है इंडियन की सरकार को कि इसको हटा के आपने वहां पे नई क्लॉज उसके अंदर शामिल कर दी? जब इंडिपेंडेंस हो गया था, आप समझते हैं कि वो आपका हिस्सा है, तो उसी वक्त ये चीजें ऑर्डर में क्यों ना हुई? मतलब क्वेश्चन तो रेस होते हैं। और दूसरा, वहां पे हम एक प्रॉब्लम ये भी है कि वहां पे जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कश्मीर में श्रीनगर या कश्मीर जो हो गया, जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां पे मीडिया की एक्सेस नहीं है। अगर वहां पे मीडिया की एक्सेस है तो वहां से रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही? पहला पॉइंट।
दूसरा, रोजाना प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वहां पे, किडनैपिंग्स की वहां पे। आज भी मैं एक ट्रांसमिशन में था, तो वहां पे अचानक मैं ब्रेक में जाना पड़ा। उसके जब वापस आए तो एक लाइव कवरेज हो रही थी उसकी, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जान हथेली पे रख के वो वहां पे कवर कर रहे थे अपना श्रीनगर में कि हमला हो गया था और टेररिस्ट का और उनके दरमियान। वहां पे मेरा ख्याल है कि उनके एक नौजवान भी अपनी जान की बाजी हार गए। वो पुलिस ऑफिसर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुख होता है, जाहिर है उनकी फैमिली से परिवार होता है उनका। तो ऐसे मामलात वहां पे क्यों है? दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी आर ए ग्लोबल विलेज। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई हो गई है। अब हम भी, पाकिस्तान जैसा मुल्क भी 5G का ट्रायल मुकम्मल कर चुका है यूसुफ जई साहब, और हम बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यार नेक्स्ट जो अब हैंडसेट लेना है तो थोड़ा सा ठहर जाओ और 5G हम ले लेंगे। मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि हम वो कर लेंगे। तो कश्मीर के अंदर तो इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और उसके बाद सॉफ्टवेयर में या पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ आईटी इंडस्ट्री में। तो उनके ऊपर क्यों कटगन लगी रहेगी कि वो 3G सस्पेंड, 2G सस्पेंड, एज इस्तेमाल करते रहे। और अब मेरे ख्याल है कि एक हफ्ता पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वहां से, यूनाइटेड स्टेट से, कि उन्होंने खैर मकदम किया कि वहां पे 3G एंड 4G रीस्टोर हो गया। तो पहले वहां पे कहाँ थी, तो क्यों सस्पेंड किया गया? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जवाबात आना बहुत जरूरी, जिसमें मेरे इंडियन दोस्त इसको मुद्दा बनाते हैं बलोचिस्तान का। और मैं उस पे हमारी ही हेल्प करते हैं, हमारे जो इंडियन दोस्त बैठे हैं बलोचिस्तान के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि हमें इतना पता नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हम भी इस तरह से कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है यूसुफ जई साहब कि इंडिया यहाँ पे अपने लेंस के थ्रू देख रहा है और पाकिस्तान कश्मीर को अपने लेंस से देख रहा है, तो यहाँ पे बेस्ट हो जाते हैं। मैंने जस्ट क्वेश्चन रेज किए हैं, रोहित शर्मा जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं मरी में चला जाऊं, आपको पता है, या मैं बलूचिस्तान चला जाऊं, बलोची यहाँ पे ले सकते हैं, हम वहां पे ले सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में एक ही इक्वल लॉ है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो दुनिया के, वो तो वहां पे न्यूयॉर्क में भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है। आप एक हिस्से में $50 आपकी जेब में नहीं है तो आप वहां पे जा नहीं सकते। तो ये सारे मामलात हर आइडियल वर्ल्ड को एक साइड पे कर दें। क्वेश्चंस हैं, मेरा ख्याल ये है कि कश्मीर का जो इशू है वो यूनाइटेड नेशन को अनबैस्ड होके करना चाहिए, जिस तरह उनके रेजोल्यूशन भी हैं। नहीं तो पाकिस्तान उसको अपने लेंस से देखता रहेगा, इंडियन अपने लेंस से देखते रहेंगे, और हम जो है ना हमारी कम्युनिटी और इसी तरह से लड़ती झगड़ती रहेगी और हम अपने ताल्लुकात खराब करते रहेंगे। रोहित जी, माजरत के साथ। अच्छा, रोहित जी से वो करूंगा, लेकिन ये जो आपने बिल्कुल वो किया बात की, तो अख्तरजान मेंगल साहब गवादर के हवाले से कह रहे हैं, मैंने 2 विजिट्स किए गवादर के और उसके सराउंडिंग के, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग जमीनें ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जमीनें, हमारे पश्तून बेल्ट के बहुत सारे लोगों ने, क्लस्टर साहब जमीनें ली, मेरी अपनी फैमिलीज ने ली है वहां पे जमीनें। अच्छा, बिल्कुल है कि उनकी रेट नहीं बढ़ी, इन्वेस्टमेंट की है, वो वैसी पड़ी हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसने कहा, अख्तरजान मेंगल साहब ये सवाल मुसलसल उठाते हैं, मेरा भी मतलब 1-2 दफा उनसे मतलब आमना सामना हुआ, तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा यार ये मसला है। डॉक्टर जानजेब जमालदीनी साहब ने ये सवाल बहुत दफा उठाया, सेनेटर। उन्होंने कहा कि वहां पे क्योंकि उसकी अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर आप खैबर पुख्तनख्वा से लोग आ जाएंगे, कराची से आ जाएंगे, लाहौर से आ जाएंगे, तो कहते हैं हम तो माइनॉरिटी हो जाएंगे। 90,000 या 1 लाख की अपनी जो बेसिक पॉपुलेशन है उनकी, गवादर के लोगों की, तो वो है। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए मतलब कोई लॉ बनना चाहिए कि अगर कोई आता है, लेट्स सपोज फखर यूसुफजई जाता है, क्लासरा साहब जाते हैं, रोहित भाई जाते हैं, तो उसके लिए कोई लॉज होने चाहिए। लेकिन सवाल रोहित जी आपसे ये मैं सिर्फ जस्ट एक वो करने के लिए कह रहा था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उससे मतलब उनको इन्फॉर्म करने के लिए, जो क्लासरा साहब ने सवाल 2-3 उठाए, तो आप बेहतर जवाब इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उस कश्मीर को आप देखते हैं, कवर करते हैं, आपका आना जाना भी होगा, आप वहां दिल्ली में बैठे हुए, तो यकीनन हुकूमती लोगों से भी आपकी बातचीत होगी। ये सवालात के जवाब आप क्या मतलब कहना चाहेंगे इस बारे में? इन्होंने 2-3 नहीं कई सवाल उठाए। पहला चीज कि इंडिया अफ्रेड क्यों है, इंडिया डरता क्यों है, सॉरी कश्मीरी में डर क्यों है, ठीक है। तो कश्मीरी में जो डर है वो साफ दिख तो रहा है, वो डीडीसीए इलेक्शन में वोट कर रहे हैं, लोग इलेक्शन में जीत रहे हैं, कैंपेनिंग हो रही है खुलेआम, ठीक है, कैंपेनिंग हुई, और बड़ा अच्छा हुआ कि इंडिया ने महबूबा मुफ्ती को फाइनल डे अरेस्ट कर लिया, डिटेंशन में ले लिया। वरना तो पाकिस्तान की तरफ से यही बोला जाता कि पूरा इलेक्शन हो गया और महबूबा मुफ्ती अरेस्ट रही।
कम से कम रिकॉर्ड पे आ गया कि वो फाइनल डे अरेस्ट हुई, और उससे पहले डिटेन किया गया था, अरेस्ट नहीं डिटेन किया गया था, उससे पहले वो कैंपेन कर रही थी, सारी पार्टीज कर रही थी, ठीक है। जी कश्मीर में इन्होंने बोला प्रोटेस्ट होते हैं, यार प्रोटेस्ट हो रहा है और डर भी लग रहा है, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों हमारे यहाँ एक कुछ मेम्स जो चलते हैं वो ये है कि भाई, ये बड़ा जोरदार पॉइंट है फाखर जी, साहब, जी। एक कंट्राडिक्शन है, बड़ी बात ये कर गए हैं। अगर अब डर है तो फिर आप बाहर कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है ना, हाँ, के आप डर है तो प्रोटेस्ट कर बाहर रहे हो कैसे। आराम से आके, है ना। जी जी साथ में इन्होंने ये भी बोला कि साथ में इन्होंने बोला कि 10 लाख फौज है सर, 10 लाख नहीं, पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक्स 7 लाख बोलते थे, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे 8 लाख बोली। इंडिया हमेशा 3 लाख बोलता रहा, हमारी फौज 13 लाख है, अगर 10 लाख हम लोग वहां रख रहे हैं तो 3 लाख हमारा पूरा कंट्री चला रही है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां तक बात ये कि क्योंकि टेरर की सिचुएशन थोड़ी खराब है और पुलवामा टाइप अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए हमें आर्मी की प्रेजेंस तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जगह सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत जगह फ्रिस्किंग करनी पड़ती है, बहुत जगह देखना पड़ता है कि भाई कैसे होगा, कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक हो रहा है और कॉमन पीपल पे भी अटैक हो रहा है। जो आपने बताया कि अभी पुलिस वाले 2 मारे गए एनकाउंटर में, वो दोनों कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं जो कि पुलिस से मारे गए। तो कश्मीरी मुस्लिम लड़के, हमें बड़ा भाई, उनका भी परिवार है, मेरी फैमिली के लोग भी आर्मी और उसमें है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है फैमिली को ये बेयर करना। बट देन वो मारे गए किससे लड़ते, वो टेररिस्ट से लड़ते हुए मारे गए। तो कश्मीरी मुस्लिम लड़के जो हैं वो बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे पास वो आईआईटी और इंजीनियरिंग में, हमारे पास और मेडिकल में और आईएएस में, आईपीएस में, हमारी फौज में, हर जगह हैं कश्मीरी मुस्लिम लड़के। 5-6 लड़के अगर टेररिज्म में घुस ही जाएं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। इतने तो यार अपने घर के ही बिगड़े हुए निकल आते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, मेरे चाचा के बच्चे या मेरे मामा के बच्चे कहीं ना कहीं साले इतने तो अपने घर के बिगड़े निकल आते हैं यार। जहां तक बात ये कि प्रोटेस्ट, आपने बोला कि भाई 3G 4G सस्पेंडेड क्यों था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, हमारे वहां के गवर्नर जो हुआ करते थे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां पे पहले गवर्नर होता था, हाँ। गवर्नर ने ये बोला कि ये लोग नेट से और फोन से ही टेररिस्ट कांटेक्ट करते हैं, इसलिए हमें बंद करना पड़ा, और वही एक रीजन था। और उसके बाद अब तो हम 4G पे चल रहे हैं, 4G चल रहा है एयरटेल के 4G से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एयरटेल का 4G, अब तो सारे 4G चल रहे हैं इनफैक्ट, है ना। आपने बोला कि हर जगह सेम लॉ क्यों नहीं है, ये 370 जो है ना, ये 370 अकेली नहीं है। इंडिया में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं मैं किसी भी ट्राइबल एरिया में जाके जमीन नहीं खरीद सकता। ट्राइबल एरियाज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि ट्राइबल एरिया की जमीन ट्राइबल्स की है, हम उसमें घुस के उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, ना इधर उस एरिया में माइनिंग होगी तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, दिस इज द राइट। तो वो कश्मीर का जो वो बकरवाल रीजन जो था, उसके साथ बेसिकली उसको हम लोगों ने ट्राइबल एरिया माना था, लेकिन कश्मीर जो पूरा का पूरा है वो उसमें आ गया था। 370 वॉज अ क्लॉज विच वॉज रॉन्ग। गवर्नमेंट उस समय मानती आई, गवर्नमेंट बहुत साल से ये बात मानती आई। ये बात तब से हो रही थी जब इंदिरा गांधी के टाइम से कि 370 हटाई जा सकती है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं आ रही थी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी में हिम्मत आ रही है कि 370 हटा दे तो हटा सकते हैं ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम, वी रिमूव्ड इट। हमारे दूसरे ट्राइबल एरियाज में अब भी मैं जमीन नहीं खरीद सकता हूं। ट्राइबल एरियाज मींस जो ट्राइबल एरिया, चाहे वो मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हमारे ट्राइबल बेल्ट्स हैं। मैं जाके जमीन नहीं खरीद सकता वहां पे भी। गुवाहाटी यानी कि असम और दार्जिलिंग, वहां पे भी, वो भी ट्राइबल एरिया में काउंट होता है। वहां पे भी जो वो मैं जाकर के वो चाय के बाग नहीं खरीद सकता, वो कोई चीज लोकल से ही खरीदने पड़ेंगे, और वो मुझे लीज पे या कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकता है, 99 ईयर्स की लीज पे दे सकता है वो। दैट्स व्हाट हैपेंस राइट नाउ। कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हम लोगों ने पहले क्यों नहीं हटाई थी, तो पहले इसलिए हमने नहीं हटाई थी भाई कि पहले हमारी गवर्नमेंट के पास एक तो मेजोरिटी नहीं थी। 1984 वाज द लास्ट कि कोई एक पार्टी पावर में आई हो, वो भी राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी जो थे वो एक नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, यंग थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उनके पास इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था और उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है।
जब तक उन्हें समझ में आया 5 साल बाद, तब तक मामला बहुत गड़बड़ बिगड़ चुका था, तो वो 370 हराने की पोजीशन में थे नहीं। बीजेपी का शुरुआत से एजेंडा यही था। अटल जी की जब गवर्नमेंट भी थी, अटल जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि भाई ये 370 हमारे एजेंडे पे है, अभी हमारे पास पावर नहीं है वो मेजोरिटी नहीं है, इसलिए हमने अभी एजेंडे से हटा दिया है, लेकिन वो हमारे एजेंडे पे है, राइट। तो ये चीज आप समझिए कि ये शुरुआत से हमारे एजेंडे पे थी, कहीं से हट नहीं रही थी। ठीक है, राइट। अच्छा क्लास्टर साहब, एक चीज मतलब इन्होंने बोली जो इंटरनेट के हवाले से पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। पी का एक्ट बना 2016, 2018, 2020, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। पुराना फाटा है, वहां पे 4G 3G नहीं चल रहा। पंजाब के कुछ इलाके हैं, लेकिन खैर वहां कवरेज नहीं कंपनीज ने दी, वो कह रहे हैं हमें उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान बहुत सारा इलाका है जो अनकवर्ड पड़ा हुआ है। सेम रीजन ये बता रहे हैं कि मतलब वहां पे वो टेररिस्ट यूज कर रहे हैं। सेम यही चीज इमरान खान साहब तक ने कही कि भाई उसको टेररिस्ट यूज कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि गिनती के लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, मतलब फिंगर टिप्स पे हम उसको कर सकते हैं, गिन सकते हैं उंगलियों पे वो। और बलूचिस्तान में भी यही कहा जाता है, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि गिनती के लोग हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्यों सफर कर रही है? अगर इस्लामाबाद में, क्या इस्लामाबाद में खराब लोग नहीं रहते? आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, और भी मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है 30-40 लाख लोगों की। तो क्या जो गलत यूज कर रहे हैं 4G का या 5G का, तो उसकी वजह से फिर मैं और आप भी सफर करें? ये चीज क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर के हवाले से हो या बलूचिस्तान फाटा या इस पाकिस्तान पूरे के हवाले से हो? सर यूसुफजई साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप फाटा की बात करें, और अब तो खैर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब ये फाटा को उन्होंने इसके साथ कर दिया। अब फाटा इज नो मोर फाटा नाउ, खैबर पख्तूनख्वा है और बाकी बलोचिस्तान है। तो ये वाकई 1947 के बाद ये एक ऐसी, जिसको कहते हैं कि दुखती रखते हैं, कि जिसको हम लोग छेड़ते नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया इसके ऊपर ओपन डिबेट्स होने का, और टू सम एक्सटेंट हो भी रही है। बलोचिस्तान मिनरल रिच रिसोर्सफुल वो सूबा है, और जिस तरीके से इसको शेयर और इसको तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली इसमें, नहीं सिंस 1947। और उसके बाद इसमें ढेर सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें उनके जो तुमनदार और उनके बाद जो खान और सारे हो गए, और खान और सारामान झारामान है, उनके भी बड़े वो हैं मामलात कोई बड़े पेचीदा रहे हैं कि अपनी तो नस्लों को हार्वर्ड और आप लंदन, और जिस तरह रोहित शर्मा जी कह रहे थे कि वहां पे आप मकान शकान ले लें, वो तो अपनी नस्लें सुधारते रहे हैं, सप्रेस करते रहे हैं। अब इस्लामाबाद में बैठ के अगर आप वहां पे कोई डेवलप करना ही चाह रहे थे, तो वो आपको खान और इस किस्म के जो तुमनदारान थे उनके थ्रू करना पड़ती थी, जिसका जो कि सिर्फ अपने हद तक मौजूद थे। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा, जहां पे उसको क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। इमरान खान साहब के पावर में आने के बाद जो एक चीज सबसे बड़ी जो मैंने नोट की है, उसको हमारे यार दोस्त भला कैसे ही लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के दरमियान जो एक लंबा एक बड़ी एक क्लीज थी, उसको उन्होंने कवर किया है। नो दे बोथ आर ऑन द सेम पेज। तो ये हमें नजर भी आता है पॉलिसीज मेकिंग से ढेर सारे में। अब बलोचिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब से इनकी गवर्नमेंट आई है बलोचिस्तान में, इमरान खान की यहाँ पे वफाक में, बलोचिस्तान में भी इनकी गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, कुछ चीजें वहां पे होना शुरू हुई हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, वो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, आप वहां पे जर्मनी चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने अपने ट्राइबल या जो माउंटेनियस रीजन्स हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट फोकस करके पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। और इस वक्त वो रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो टूरिज्म है, ये सारा चीज होगी। आप भी, मुझे यकीन है आप भी हनीमून के लिए वहां पे गए होंगे, ठीक है ना। तो जहां पे जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमेशा उनको नेग्लेक्ट किया गया, अभी तक नेग्लेक्टेड है। बलोचिस्तान में किसी भी किस्म की, अगर आप गवादर को एक साइड पे कर दे, कोई बड़े प्रोजेक्ट हमने आज तक नहीं देखे। ये तो चलो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी डोर का भला हो, कुछ सड़कें वहां पे बड़ी बेहतरीन किस्म की बन गए, गाड़ी लें और निकल जाए वहां से, लेकिन ढेर सारा काम होना बाकी है। तो यही महरूमियां थी। मेरी एक दफा बात हुई नवाब असलम रई सानी से, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे वहां बलोचिस्तान के, वो बड़ी उनके साथ खुल के गप्पे शप्पे हम मार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। एक दिन वहां पे हम सुपर में बैठे हुए थे, जिनाह सुपर में, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैं कि हुजूर जिनाह सुपर को जरा कंपेयर करें वहां पे कोयटा के साथ। उन्होंने कहा नो कंपैरिजन। ये मतलब जो वहां पे मेरी गपशप हुई उनके साथ, मैं नहीं कर सकता यहाँ पे।
तो इससे एक चीफ मिनिस्टर पेन फील कर रहा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान कि यार जो चीजें मैं यहाँ पे आके देखता हूँ मैं वहां पे नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इमरान खान ने थोड़ी सी वहां पे डेवलप करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो कोशिश है बराबर हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है वहां पे। सिर्फ हार्ट है जो इसका क्वेटा का, वहां तक आपको सर्विस मिलती है। बहुत बड़ा प्रोविंस है। यही डिस्क्रिमिनेशन ही है जिसकी वजह से वहां के लोगों का पंजाबियों के साथ ताउसुब आपने देखा होगा कि वहां पे इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनकी बसों को उन्होंने जला देना, मार देना पंजाबियों को, एक बस को निकालना और उसके बाद एड्रेसेस देख के। आपको याद होगा कि काफी लंबे अरसे तक वहां पे डेड बॉडीज ही आती रही हैं, लेकिन अब चीजें वहां पे ठीक होना शुरू हुई हैं। हम ये नहीं कहते कि उसके पीछे टेररिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर है, कहां से कौन उसको फ्यूल करता रहा, बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी इस पे तो। लेकिन एज ए स्टेट वो भले बड़ी ताकतें वहां पे टेररिज्म फैला रही हैं बलोचिस्तान में, हिस्सा तो पाकिस्तान का। पाकिस्तान की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भले जो पूरी दुनिया वहां पे टेररिज्म करने के लिए फोकस सारे फंड देना शुरू कर दे, आपके पार्ट का हिस्सा है, आपको उसको काउंटर करना है। ये आप किसी के इंडिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक मैयर, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन जब तक वहां पे नहीं होगी, 3G 4G को छोड़ दे, यूनिवर्सिटीज नहीं है वहां पे, वहां पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है, वहां पे अच्छे स्कूल्स नहीं है। अच्छा, कितने मतलब अगर कभी इंडिकेटर सामने आ जाएं जो गवर्नमेंट नहीं हुआ, वैसे कितने बच्चे वहां से आउट ऑफ स्कूल्स हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है वहां पे, जगह हार्ट और क्वेटा से बाहर निकलते हैं तो ढेर सारी चीजें। और यही कुछ फैक्टर्स हैं, महरूमियां हैं, जो उनको नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए या टेररिस्ट हो गए उनके साथ संबद्ध करने पे मजबूर करती है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा। इमरान खान ने अच्छी शुरुआत कर दी है वहां पे, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। और दूसरा, फाटा, जिस तरह आप बात कर रहे थे वजीरिस्तान की, जो फाटा के जो हिस्से थे, वहां पे इतने दुनिया के खूबसूरत 3 हिस्से, वहां पे इन लोगों को चाहिए था कि आप डेवलपमेंट करें, ठीक है, आप डेवलपमेंट करके वहां पे उनको ओपन कर दें। अब थोड़ा सा कोई मेरा ख्याल है कोई मनसूबे शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके हैं इनको मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्रियल जोन में कन्वर्ट करने के। अगर ये ऐसा हो गया तो ये तो फिर बहुत ही बेहतरीन सिस्टम हो जाएगा। वहां पे 3G और 4G अब वजीरिस्तान में शुरू हुई है, सिर्फ सेंटर में। तो बाकी तो ढेर, आप भी जानते हैं यूसुफ जई साहब, वहां भी ढेर सारा करने की जरूरत है। आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आप पहले अपने घर को तो ठीक करें। तो ये चीजें हैं जो कि इनको करना पड़ेगा। मैं क्लासर साहब 100% आपसे एग्री कर रहा हूं कि किसी और के ऊपर ब्लेम करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को सही करना बहुत मुश्किल काम है। ये आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की। वो अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान रोकता है आपको कि वहां के लोगों को आप साफ पानी दें, वहां के लोगों को आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। सर मैंने आयतुल्लाह दुरानी साहब, अब मरहूम है, डेथ हो गई उनकी, उनसे जितनी दफा भी मेरी बात हुई, उसके भतीजे अब्दुल्ला से मेरी बात होती, कहते यार इतने हम लोग टेररिज्म से नहीं मरे जितने कि हम रोड एक्सीडेंट से मरे। हमारे पास 1 किलोमीटर की मोटरवे क्लासरा साहब, अभी तक हम सीपेक तो करते हैं। आप खुद गवादर विजिट कर चुके होंगे बलूचिस्तान, मेरे ख्याल में आपने ज्यादा बेहतर मुझसे डिस्कवर किया होगा। मैंने जो देखा, एक मेन हाईवे के अलावा जो RCD हाईवे कराची टू गवादर बल्कि तुर्बत तक जाती है, उसके अलावा कौन सी ऐसी रोड है जिसके ऊपर आप कहें कि आप बड़ा अच्छा ट्रेवल कर सकते हैं अपनी गाड़ी? और ये अलमिया है यूसुफ जई साहब के, हम सिर्फ अभी रोड की बात कर रहे हैं, हमने स्कूल की बात नहीं की, यूनिवर्सिटी, सर हॉस्पिटल बड़ा जेन्युइन इशू है उनका। हॉस्पिटल्स आप देख लें कि आपको तकरीबन 250 किलोमीटर, आपको याद होगा कि एक बम ब्लास्ट हुआ था एक श्राइन के ऊपर, और खबरें आ रही थी कि जो 300 किलोमीटर दूर आपको लेके जाना पड़ रहा है वहां पे जख्मियों को, और मोस्ट ऑफ देम वर एक्सपायर्ड अनफॉर्चुनेटली ऑन द वे। तो आपके पास सिर्फ बलोचिस्तान में क्वेटा के अलावा आपके पास कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे आपके अच्छे हॉस्पिटल्स हो। और आखिरी बात, बड़ी लंबी बात होगी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे जो यार दोस्त ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब पुलिस उसके ग्रुप गए, अगर उनकी खुदा ना खास्ता कोई पोस्टिंग हो जाए ना वहां पे बड़ी तगड़ी किस्म की बलोचिस्तान में, तो वो रो रहे होते हैं कि जी हमें ऐसा कोई गुनाह सरजद हो गया है और काले पानी भेज दिया इन लोगों ने। ये कंसेप्ट जो है ये सिर्फ डेवलपमेंट से ही खत्म हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अब अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। आए बाएं शाएं करने से बेहतर है
कि आप अपने घर को सुधारें, उसके बाद जब आप एक पोजीशन पे हो जाए और फिर चाहे इंडिया को रगड़ें, लाल किले पे झंडा लहराएं या भले अफगानिस्तान को करें, ठीक है ना, ये वो है। और आखिरी बात, मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। मेरे एक दोस्त थे दुबई में, मैं उनके साथ इंडियन, तो उनसे गपशप हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी तारीखी बात की। उन्होंने कहा, हुजूर इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग के उसके ऊपर नहीं जाएगा, कभी नहीं करेगा। अगर यार क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो मर्सिडीज टॉप ऑफ द लाइन AMG और उसके बाद सुजुकी मारुति का कंपैरिजन है। मर्सिडीज वाली की ठुक गई ना सुजुकी मारुति के साथ, और सुजुकी वाला 3000 में अपना काम करा लेगा। मर्सिडीज को 5 दिन लाइन में लगना पड़ेगा और 15 लाख रुपया उसका आना है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये इसको इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। ये यार दोस्त जो भी भले ये कहते जाए, गालियां पड़नी है, हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपना ख्याल करना पड़ेगा। हमारी ग्रोथ माइनस में जा रही है। इंडियन 8 से 5 पे आए और उसके बाद आगे निकल रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं। अभी भी मेरी अपनी वाइफ डॉक्टर है, वो मुझे एक दिन बता रही थी कि अभी तक हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो इंडियन ऑथर्स की है। यस, खुदा का खौफ करें यार। इस आप मुकाबले करना शुरू हो जाते हैं इंडिया से, थोड़ा सा उनके लेवल पे तो है। सिवाय मिलिट्री के कौन सा हमारा डिपार्टमेंट है हम कंपेयर कर सके इनके साथ? और उनका तो टाटा और बिरला पूरा मुल्क खरीद ले हमारा। सर एक मुकेश अंबानी जो है ना सर, एक मुकेश अंबानी की अगर हम बात कर लें, वैसे तो इनके मेरे ख्याल 4 लोग ऐसे हैं जो टॉप 10 में या पता नहीं टॉप 20 में आते हैं, अमीर तरीन लोग। एक मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो हमारे बजट से ज्यादा। बिरला को कर लें, मुकेश को ना जाए, वहां तक ना जाए, अंबानी तक ना जाए, और टाटा और बिरला को देख ले। बिल्कुल सही वहां पे, और वो F-16 बनाने जा रहे हैं वहां पे इंडिया में, जो हमारा टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट है इस वक्त। वो कभी खुदा ना खास्ता ऐसा बुरा दिन ना आ जाए कि हमें इंडिया के सामने गड़गड़ा के उनके पुर्जे लेने पड़े कि हुजूर दुश्मनी अपनी जगह पे करें, पैसे लें और हमें पुर्जे दें। और वो तो इस हद तक चले गए हैं यार। हम बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि ये गद्दार हैं, इनकी माँ बहन ये वो इंज उंज कर दो, वो 5th जनरेशन वार आ जाती है। इनको आईना दिखाना पड़ेगा। और आप याद कर रहे हैं यूसुफ भाई साहब। सर बात यह है कि जब हम बात करते हैं, मुझे तो बहुत सारे लोग, इवन मेरे फादर मुझे बाज़ औक़ात डांट देते हैं, कहते हैं बेटा छोड़ दो ये, मतलब मैंने जिंदगी गुजार ली, मेरे फादर ने गुजार ली, कहते अब तुम गुजारोगे, कहते छोड़ दो ये मुल्क सही नहीं होना, इसको ऐसे ही रहना। मैं कहा नहीं बाबा, हम अपनी कोशिश करेंगे, बाकी कुछ नहीं कह सकते हम, ये कोशिश हम करेंगे। और आपने सर बात की, मतलब हमें लर्न करना है और हमें लर्न करना चाहिए। हमें बांग्लादेश और इंडिया दोनों से सीखना चाहिए। बांग्लादेश 1971 में बना और हिंदुस्तान तो एक पुराना मुल्क है। रोहित जी आप बहुत देर से बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी इंटरनल डिस्कशन बहुत ज्यादा शुरू हो गई। एक चीज तो यह, तरक्की के हवाले से हमें कोई शक नहीं है सर इसके ऊपर, आपकी इकोनॉमी की हो या बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। बल्कि कल मैं एक चीज पढ़ रहा था कि वहां के बिजनेस कम्युनिटी के लोग, अब थोड़े से जो छोटे बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग थे, तो वो अपने लिए हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज ले रहे, क्योंकि उनको ट्रेवलिंग बहुत करनी पड़ती है। तो जहां पर मतलब बड़े कोई फ्लाइट्स नहीं जाती या उनका टाइम इतना कीमती है कि वो कह रहे हैं कि हम इसको बचाना चाह रहे हैं, तो कहते हैं ये चीज ट्रेंड हो रही है, ये चीज हिंदुस्तान के अंदर बड़ी जबरदस्त बात है। सर लास्ट आजादियों के हवाले से मैं बात करूंगा, और ट्विटर के ऊपर बहुत हंगामा हो रहा है। हमारे यहां भी बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते हैं और हुकूमत कहती रहती है, कभी पीटीआई के थ्रू और कभी यूट्यूब को, कभी फेसबुक को, कभी किसको, कभी। अब हिंदुस्तान भी, मतलब एक ईशा रवि गालिबन एक लड़की है, मैं उसको बच्ची नहीं कहूंगा, मतलब 21 ईयर ओल्ड है, तो मतलब वो शी इज अ मैच्योर लेडी, तो उसके ऊपर, यानी उसके ट्विटर के ऊपर या फिर इस तरह के और लोगों के ऊपर क्यों हम लोग ये कदगने लगाते हैं? मैं ये बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में तो ये चीज हो रही थी, लेकिन वी आर नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान विद हिंदुस्तान, क्योंकि यू आर द लार्जेस्ट मेजॉरिटी। राइट। अब हम लोग अगर वो मैडम जो हैं रवि, उनकी बात करें तो वी न्यू एट के वो एक लेडी हैं थैनबर्ग, ठीक है, नाउ शी, आई वोंट कॉल हर अ चाइल्ड, अब वो मैच्योर हो चुकी हैं। अब जहां तक बात यह है कि वो एक थैनबर्ग किट है, ग्रेटा थैनबर्ग, वो थैनबर्ग किट है। वो किट में क्या है? वो किट ये है कि कैसे आपको ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना है, ठीक है। आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना है, दिस इज फाइन, प्रोटेस्ट को सपोर्ट कोई भी कर सकता है, बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हैं, लेकिन दे हैव कम, जो लोग वहां पहुंचे हैं, दे हैव कम रीच देयर टू शो देयर सॉलिडारिटी, राइट।
लेकिन वो प्रोटेस्ट को इंटरनेट पे कैसे गेम खेलना है, और वो किट में ये ही बताया गया है कि उसको इंटरनेट पे कैसे करना है, इसको इंटरनेशनल इशू कैसे बनाना है, हाउ मेक, तो उस पर एक्शन लिया गया है। अब वो कोर्ट में है मामला, कोर्ट में वो अपना जवाब देंगी, रवि जो है, दिशा रवि, और दिशा रवि को बोला गया है कि ये तो 21 साल की है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो यार 21 साल की हैं तो वो कॉलेज पास कर चुकी है, वो वोट करती हैं, और वोट करने के बाद वो शी नोज whom टू वोट, शी इज लायबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट बनी है उस पर उन्होंने वोट किया है। 18 की एज पे वोटिंग शुरू हो जाती है, 2 साल पहले इलेक्शन हुआ होगा सेंटर का, इन्होंने वोट किया होगा, तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो कोर्ट में देखा जाएगा। ऐसे वो नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जहां तक बात ये है कि वो ट्विटर पे जो चल रहा है ये ट्रेंड्स, ये वॉरफेयर जो है ट्विटर पे और सोशल मीडिया वॉरफेयर, ये आपको मैं बताऊं, ये इंडिया बहुत साल से झेल रहा है। कश्मीर का शॉट बताते हैं, एक है उसको जो कि होता अफगानिस्तान का है, उसके ऊपर नीचे लिखा जाता कश्मीर का। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। आपके फॉर्मर आईएसआई चीफ हामिद गुल साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया, कोई बच्चों की कॉलेज में लड़ाई हो रही है, वो भी चेन्नई में, यानी कि मद्रास में। उसको हामिद गुल ने ट्वीट किया कि देखो ये इंडिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है। एंड आई सेड व्हाट, ये तो चेन्नई की है। तो चेन्नई की उसके नीचे मैंने वो दैट वाज नॉट ट्विटर, दैट वाज फेसबुक। मैंने उसको उसके नीचे लिखा कि ये तो चेन्नई की है, ये तो मुस्लिम नहीं है, ये आपस में कुछ लड़के आपस में लड़ रहे हैं, ये तो वीडियो हमने चलाया है पिछले हफ्ते न्यूज चैनल पे। तो उन्होंने नहीं बोला, हामिद गुल साहब ने कुछ नहीं बोला, उसके नीचे किसी और पाकिस्तानी ने लिखा, अच्छा तो यही होता है आपकी डेमोक्रेसी में। अरे यार मैं कुछ बता रहा हूँ, सही फैक्ट बता रहा हूं, मैंने उसके साथ वीडियो की क्लिपिंग भी ऐड कर दी कि ये गलत है, फिर भी उन्होंने हटाया नहीं उसको। राइट, इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन कई साल से पाकिस्तान की साइड से चल रही है। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो नहीं बैठा हूं, अब मैं मुरादाबाद में नहीं हूं, मुरादाबाद में अगर एक दंगा हुआ, एक वायलेंस हुई, तो मुझे कैसे पता कि कोई क्लिप ट्विटर पे पड़ी है वो मुरादाबाद की है कि नहीं, या वो एक फखर यूसुफजई एक दिन कार चलाते हुए जा रहे थे, सामने से कोई आया, लड़ाई की तो गोली मार दी उसको, वो मुरादाबाद का बता दिया। राइट, वी डोंट नो। और ये ऐसी चीजें ट्वीट की जा रही थी, ऐसे जो क्लिप्स किसी का रिश्ता नहीं था वो क्लिप्स ट्वीट हो रही थी, और वो ये बता के ट्वीट हो रही थी ताकि वहां वायलेंस इंसाइट हो। इसलिए हमने उन्हें बंद करने के लिए बोला, और इसीलिए पाकिस्तान भी शायद बंद करने के लिए, पाकिस्तान ने भी इंडिया मेरा अपना बंद किया हो यार, ट्विटर अकाउंट मेरा अपना बंद हुआ, ठीक है, मैं भी बहुत कुछ लिखता था बलूचिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान के खिलाफ, तो मेरा बंद करा दिया, ठीक है, बंद करा दिया, मैंने दूसरा खोल लिया। राइट, आई अगेन हैव 11,000 फॉलोअर्स, पिछले वाले में ज्यादा थे, ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, कौन सा, लेकिन बंद कराया जाता है। तो जब मेरा बंद हो रहा है तो भाई बाकी लोग जो है वो भी तो गलत कर रहे हैं, उनका भी बंद होगा। अगर मेरे को गलत बोला पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो बाकियों का भी बंद होगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। क्लासरा साहब, सवालात तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके ऊपर मैंने कहा हम कोई और डिबेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो चुका है। सिख यात्रियों के हवाले से मसाइल है, कल जो हमारी प्रोग्राम है जिसमें मुझे टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, नहीं तो कभी चाय कभी मोबाइल से बंद करता बोर हो जाता है। इट वाज वन ऑफ द हेल्दी डिबेट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। रोहित जी के साथ मैं अक्सर शोज करता रहता हूं, बल्कि इनका जो अपना यूट्यूब है, तो जब भी मुझे टाइम मिलते हैं इनकी वीडियो सामने आती है तो मैं लगा लेता हूं कि क्या बोल रहे, किस चीज पे बात की हुई है, तो बड़ा मजा यकीन करे आता है। मैं वही बात करता हूं कि बेशक एग्री करे या डिसएग्री करे, लेकिन चीजें सुननी होती है और बहुत सारी चीजें लर्न करने का मौका मिलता है हमें एक दूसरे से। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई अल्लामा हूंगा या सारी चीजें मुझे मतलब याद होंगी, या रोहित जी को या क्लासरा साहब को, लेकिन हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ हम लर्न करते हैं। क्लासेस साहब बहुत मजा है, यकीन करें आपके साथ मेरा दिल नहीं करा कि डिबेट को मैं क्लोज करूं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारा बहुत हो चुका है, नेक्स्ट टाइम हम
बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम होपफुली हम इस डिबेट को मजीद इसमें इसी तरह की बहुत सारी इश्यूज है जिनका ताल्लुक मेरे ख्याल हमारी सोसाइटी से, हमारे लोगों, आम लोगों की मैं बात करता हूं। हुकूमतें जो भी करती हैं एक दूसरे के खिलाफ वो करते रहे, लेकिन जो आम लोगों की लाइफ्स हैं, जिंदगियां हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें बेहतरी किसी तरीके से लाई जाए। रोहित जी बहुत शुक्रिया आपका, क्लास साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने डिबेट विद फखर को देखा और हमारे 1 घंटे के भाषण को आपने बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।